हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। और आज हम एक जबरदस्त वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सैलरी हेड की इनकम कंप्यूट। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी के अंदर हम सैलरी का डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बेसिक ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। बेसिक ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है, सैलरी ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर पे टैक्सेबल होती है। ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ये दोस्तों ये सब हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों पहले सैलरी के अंदर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। दोस्तों हमारे ऑफलाइन बेसिस के अंदर ये नोट्स सेम थे और इन्हीं नोट्स में से हम डायरेक्टली आपको ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे ऑफलाइन बेसिस के अंदर जो एग्जाम्पल थे उसी को हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयर थे मनीष भैया, जो कि हमारे एम्प्लॉयर थे, और यहाँ पे दूसरा था चंपक लाल। तो दोस्तों चंपक लाल मनीष भैया के पास नौकरी कर रहा था, उसके बदले में चंपक लाल को सैलरी मिल रही थी 50,000 रुपीज पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ। तो दोस्तों यहाँ पे मनीष भैया एम्प्लॉयर है और चंपक लाल एम्प्लॉई है। तो दोस्तों दोनों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मनीष भैया के पास चंपक लाल नौकरी कर रहा है और मनीष भैया के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है चंपक लाल पे, और चंपक लाल को मनीष भैया सैलरी देगा। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चंपक लाल फर्नीचर प्रोवाइड कर रहा है पंडित बद्री प्रसाद को, और बाकी बदले में 1 लाख रुपीज ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्नीचर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है चंपक लाल, और यहाँ पे कंट्रोल चंपक लाल के पास है। तो दोस्तों यहाँ पे चंपक लाल कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसकी इनकम चंपक लाल की सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। दोस्तों यहाँ पे अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एजेंट एंड प्रिंसिपल के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होती ही नहीं है, इसलिए सैलरी हेड में भी टैक्सेबल होगी नहीं। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर को सैलरी मिली है। तो दोस्तों पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होता है, पार्टनर तो प्रॉफिट लेता है। तो दोस्तों पार्टनर की सैलरी भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी नहीं। तो दोस्तों रेमुनरेशन देते हैं हम डायरेक्टर को रेमुनरेशन दे रहे हैं, और डायरेक्टर को हम एज ए एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं। तो दोस्तों उसको सैलरी देंगे, वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। पेंशन मिला है किसको, विडो को पेंशन मिला है। तो दोस्तों वो सैलरी नहीं मानी जाती है, इसलिए सैलरी हेड में भी टैक्सेबल नहीं होगी। जज ने सर्विस दी है और उसको सैलरी मिली है, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है, सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना कंपलसरी मांगता है। दोस्तों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना कंपलसरी होता है। दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो सैलरी की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सैलरी की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है वेजेस, बेसिक सैलरी, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, फीस, कमीशन, प्रोक्यूजिट, एडवांस ऑफ सैलरी, अलाउंस, बोनस, errors of salary,
आ जाएगा, इनको सबका टोटल कर दोगे तो ग्रोस सैलरी आ जाएगा, लेस कर देने का डिडक्शन आ जाएगा नेट सैलरी, आ जाएगा नेट सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सैलरी का डिटेल रिवीजन हम आगे करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो बने रहिए। बेसिक ऑफ चार्जेस, तो दोस्तों बेसिक ऑफ चार्जेस सैलरी के ऊपर टैक्स कैसे लगता है। तो दोस्तों ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जब सैलरी ड्यू हो जाए और या तो रिसीव हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए तभी हम टैक्स पे कर देंगे, तभी हमको टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों सैलरी ड्यू कब होती है, तो हमने 12 महीने के लिए नौकरी कर ली है, तो हमको मिले या न मिले हमारी सैलरी ड्यू हो गई है, लेकिन दोस्तों हमको सैलरी अगली साल की एडवांस में इसी साल मिल जाए, तो दोस्तों वो अगले साल वाली सैलरी भी इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिक सैलरी होता क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मनीष भैया चंपकलाल सुथार को दे रहे हैं 50,000 रुपए पर मंथ। तो दोस्तों बेसिक सैलरी यहाँ पे हो जाएगा 50,000 इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज इज बेसिक सैलरी, 6 लाख रुपीज इज बेसिक सैलरी। तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है डियरनेस अलाउंस। ये होता क्या है, ये कब दिया जाता है डियरनेस अलाउंस। तो दोस्तों ये डियरनेस अलाउंस हमारे देश में महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे हमको एम्प्लॉयर डियरनेस अलाउंस देता है, और जब हमारी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है तो दोस्तों हमको डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस पूरा का पूरा दोस्तों टैक्सेबल होता है, डियरनेस अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। फीस कमीशन बोनस मिला है, कमीशन टर्नओवर भी हो सकता है, फिक्स कमीशन भी हो सकता है, दोस्तों पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी की बात करें तो दोस्तों ग्रेच्युटी हमको एम्प्लॉयर देता है, कब देता है, जब हमको हमारी सर्विस को देख के वो खुश हो जाए तो हमको ग्रेच्युटी देता है। दोस्तों वो एम्प्लॉयर हमको ग्रेच्युटी कब देगा, ग्रेच्युटी देगा कब, तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेच्युटी को बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। तो दोस्तों ग्रेच्युटी को रिटायरमेंट बेनिफिट बोलते हैं। ग्रेच्युटी रिसीव हुई है, एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युटी दिया है, एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव हुई है, कब रिसीव हुई है, वाइल इन सर्विस, सर्विस के अंदर रिसीव हुई है, और रिटायरमेंट के टाइम पे मिली है। तो दोस्तों सर्विस के टाइम पे मिली है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी फुल्ली टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी फुल्ली टैक्सेबल, यानी कि जब हम सर्विस कर रहे हैं और ग्रेच्युटी मिल गई तो दोस्तों पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के दोनों केस में फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन दोस्तों रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी मिली है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, यानी कि दो केसेस होंगे कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, कवर्ड बाय पोगा है, पोगा यानी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड बाय पोगा है या नॉट कवर्ड बाय पोगा है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, यानी दोस्तों यहाँ पे चेक करो कवर्ड बाय पोगा है तो कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, तो दोस्तों आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी हमारी ग्रेच्युटी का अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 20 लाख रुपीज और 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों यहाँ पे
नॉट कवर्ड बाय पोगा के अंदर कितना एग्जाम होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 15/30, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ पर 10 एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ और कंप्लीटेड ईयर्स इनटू कंप्लीटेड ईयर्स। तो दोस्तों हमको पूरा का पूरा यकीन है आपको ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला समझ में नहीं आया होगा। तो दोस्तों हम इसका रिवीजन के लिए एक बार वापस लिख दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिली है कब, रिटायरमेंट के टाइम पे मिली है, तो चेक करनो कवर्ड बाय पोगा है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 और नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो दोस्तों यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो एग्जेम्प्ट हमारा 3 A B C इन 3 में से लोअर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमको ग्रेच्युटी मिली है 50 लाख रुपीस की। तो दोस्तों 50 लाख की ग्रेच्युटी मिली है, ये इमेजिनरी फिगर्स है, रियल फिगर्स नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट 50 लाख रुपया, मैक्सिमम कितना एग्जाम्पशन होगा 20 लाख रुपया, 15/26 26 इसमें क्यों लिया है, 30 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 संडे। लास्ट ड्रॉन सैलरी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज। सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो दोस्तों हमारी बेसिक सैलरी कितनी थी, 50,000 प्लस डीएनएस अलाउंस 2,500 रुपीज। तो 52,500 ये हमारी लास्ट ड्रॉन सैलरी है। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज, यानी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज 40 साल 5 महीना काम किया है तो 40 साल ही लेने का, 40 साल 6 महीना काम किया है तो भी 40 साल लेने का, 40 साल 7 महीना काम किया है तो भी 40 साल लेने का, 40 साल नहीं 41 साल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 41 साल हो जाएगा। 40 साल 6 महीने तक 40 साल, 40 साल 6 महीने से ज्यादा 41 साल। तो दोस्तों नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे केस में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कितना है, 40 साल। तो दोस्तों इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, विच एवर इज लोअर 12,11,538। तो दोस्तों 50 लाख माइनस 12,11,538 इतनी ग्रेच्युटी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, तो यहाँ पे कितना एग्जेम्प्ट होगा, तो यहाँ पे 2 कंडीशन सेम टू सेम रहेगी। तीसरी कंडीशन में 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, जिस साल रिटायर हुए हैं उस साल के पिछले वाले 10 महीना का एवरेज सैलरी लेने का, इनटू कंप्लीटेड ईयर। यहाँ पे बेसिक सैलरी का मतलब होता है, बेसिक सैलरी डीएनएस रिटायरमेंट वाला और कमीशन टर्नओवर वाला, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमीशन। तो दोस्तों कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है 40 साल 5 महीने इज इक्वल टू 40 साल, 40 साल 9 महीने इज इक्वल टू 40 साल। तो दोस्तों कंप्लीटेड ईयर का मतलब होता है कंप्लीट ईयर, पूरा का पूरा जो कंप्लीट हो उसको इंक्लूड करने का, अदरवाइज मंथ्स काउंट नहीं करने का कंप्लीटेड ईयर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेच्युटी खत्म हो गया है। दोस्तों अब कर रहे हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके अंदर पेंशन की बात करेंगे। तो दोस्तों पेंशन के अंदर चेक करो कम्यूटेड पेंशन मिल रही है क्या, अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगी तो मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगी। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है ऐसी पेंशन जो मंथली बेसिस पे मिली। तो मंथली बेसिस के ऊपर कोई भी पेंशन मिलो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अनकम्यूटेड पेंशन है, अनकम्यूटेड पेंशन के अंदर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कम्यूटेड पेंशन है तो कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम के अंदर पेंशन का अमाउंट मिल जाए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखो ग्रेच्युटी मिल रही है, यानी ग्रेच्युटी मिल रही है तो अमीर है और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो गरीब है। तो ग्रेच्युटी मिल रही है तो पूरा पेंशन, फुल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो आधा फुल पेंशन का आधा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दोस्तों फुल पेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फुल पेंशन का फॉर्मूला होता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन अपॉन परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू कितना फुल पेंशन का फॉर्मूला, फुल पेंशन का कम्यूटेड पेंशन अपॉन परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू 100। लीव सैलरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब होता है एम्प्लॉय को छुट्टी दी गई लेकिन फिर भी एम्प्लॉय तो सर्विस के लिए आ गया। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वो एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है एम्प्लॉय तो उसको लीव सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे लीव सैलरी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, जब वो नौकरी कर रहा है तो दे रहे हैं तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ऑन रिटायरमेंट के टाइम पे लीव सैलरी मिल रही है तो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा कोई एम्प्लॉय है तो वहां पे एग्जेम्प्ट होएगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एग्जेम्प्ट होगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एवरेज सैलरी इनटू 10 मंथ, एवरेज सैलरी इनटू 10 मंथ, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। और चौथा कंडीशन है मैक्सिमम 3 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, परसेंटेज टर्नओवर कमीशन वो भी परसेंटेज वाला। और दोस्तों यहाँ पे हम एक बार वापस इसका रिवीजन कर देते हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 3 लाख रुपीस, एवरेज सैलरी इनटू 10 मंथ, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ये इनमें से जो कम होगा उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी का जिक्र हमने कर लिया। और लीव क्रेडिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने इसको रेगुलर लेक्चर्स में ऑन एन एवरेज 3 घंटों तक डिटेल में इसका रिव्यू पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ पे लीव क्रेडिट का मतलब होता है लीव अलाउड, लीव अलाउड जितनी लीव हम एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, नंबर ऑफ कंप्लीटेड यानी टोटल लीव अलाउड आ जाएगा आपको। और उनमें से हमने छुट्टी कितनी ली, छुट्टी कितनी ली, लीव अलाउड माइनस लीव अवेल्ड, कितनी छुट्टी हमने ले ली, आ जाएगा अपना टोटल लीव क्रेडिट। टोटल लीव क्रेडिट को डिवाइड बाय 30 डेज कर देंगे तो आ जाएगा लीव क्रेडिट। हाँ जी दोस्तों लीव क्रेडिट आ जाएगा, हाँ जी दोस्तों लीव क्रेडिट आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा लीव सैलरी भी कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों बारी आती है अलाउंस की। अभी दोस्तों हम अलाउंस कर रहे हैं तो अलाउंस के अंदर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, कौन कौन से अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं? जी हाँ दोस्तों, डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई के लिए जो अलाउंस दिया हो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, दोस्तों सिटी कंपनसेटरी अलाउंस यानी हमारा एम्प्लॉय सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देता है, यानी सिटी बस के अंदर घूमने के लिए जो अलाउंस देता है वो भी पूरा का पूरा अलाउंस टैक्सेबल होगा। दोस्तों हम एज ए एम्प्लॉय ओवर टाइम करते हैं तो हमारा एम्प्लॉयर यानी कि मनीष भाई हमको ओवर टाइम के लिए जो पैसा देता है उसको ओवर टाइम अलाउंस बोलते हैं। दोस्तों हम ओवर टाइम करेंगे तो दोस्तों मनीष भाई अपन को टिफिन और मील्स देगा यानी खाने के लिए देगा, उसको बोलेंगे टिफिन एंड मील्स अलाउंस। दोस्तों ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि हमारे एम्प्लॉयर भाई
फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। वार्डन अलाउंस दिया तो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो कि उसके अंदर थोड़ा बहुत एग्जम्पशन मिलता है, जो कि पार्टली टैक्सेबल अलाउंस बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस हम कर रहे हैं। हाउस रेंट अलाउंस के अंदर क्या होगा, हाउस रेंट अलाउंस जितना मिला उतना इधर लिख दो। यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या एग्जम्पशन प्रोवाइड करेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 50% ऑफ सैलरी यदि हम मेट्रो सिटीज के अंदर है, 50% ऑफ सैलरी यदि हम मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं और 40% ऑफ सैलरी अदर सिटीज के अंदर। तो दोस्तों मेट्रो सिटी होते कौन से हैं, तो इंडिया में 4 मेट्रो सिटी है जो हमें भी पता है, इनफैक्ट दोस्तों आपको भी पता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो डीकेसीएम यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो दोस्तों 40% बाकी के शहरों के अंदर एग्जम्पशन मिलेगा। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी हमारा तीसरा कंडीशन है। तो दोस्तों इन तीनों में से विच एवर इज लोअर होगा उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। और दोस्तों सैलरी का मतलब यहाँ पे होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस रिटायरमेंट वाला और टर्नओवर कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमीशन। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमीशन। और दोस्तों यहाँ पे हमने रेगुलर लेक्चर्स में एग्जांपल्स भी कवर किए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट अलाउंस आ रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्पशन मिलेगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड पर 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। तो यहाँ पे दोस्तों हमको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा था 50,000 और यहाँ पे हमको एग्जम्प्ट कितना होगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। यानी दोस्तों 100 रुपीज इंटू हमारे बच्चे कितने थे 2 चाइल्ड, यानी 2 बच्चे थे। मैक्सिमम कितने चिल्ड्रंस का डिडक्शन मिलेगा 2 का, 3 हुए तो 2 का मिल जाएगा, तीसरे का नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पर मंथ पर चाइल्ड। तो यहाँ पे हमको 2400 रुपए का एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाकी का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको एम्प्लॉयर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस दे रहा है। अमाउंट रिसीव्ड कितना है 2 लाख रुपीज है, एग्जम्प्ट कितना होगा 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे कितना होगा 7,200 रुपीज। तो यहाँ पे दोस्तों हमको हमारा एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दे रहा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है ऑफिस टू होम और होम टू ऑफिस। तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे एम्प्लॉय ब्लाइंड और हैंडीकेप है तो 3,000 रुपीज 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3,000 रुपीज 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो आता है प्रोक्विजिट। ये प्रोक्विजिट होता क्या है? प्रोक्विजिट का मतलब होता है एडिशनल पर्सनल बेनिफिट, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की जगह पूरा का पूरा मकान दे दिया गया। लेकिन दोस्तों इसका टैक्सेबल कैसे किया जाएगा?
यहाँ पे चेक करो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी टैक्सेबल हो जाएगा। लाइसेंस फीस हमको पेपर में ही दिया हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दोस्तों यहाँ पे चेक करो मकान किसका है, ओनर का है। यानी दोस्तों मकान का ओनर एम्प्लॉयर स्वयं है, यानी मनीष खुद है। तो सिटी की पॉपुलेशन चेक करो, सिटी की पॉपुलेशन चेक करो कि 10 लाख या 10 लाख से कम है। तो दोस्तों 10 लाख या 10 लाख से कम है तो हमारा प्रोपोजिट यहाँ पे 7.5% हो जाएगा। 7.5% ऑफ सैलरी मान लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख या 25 लाख से कम है तो 10% ऑफ सैलरी मान लिया जाएगा। और यहाँ पे सिटी की पॉपुलेशन ही 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल प्रोक्यूजिट मान लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये टैक्सेबल प्रोक्यूजिट मान लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सैलरी का मतलब होता क्या है? सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोनस, कमीशन और अलाउंसेस सभी के सभी ऐड कर दो। और यदि मकान एम्प्लॉयर द्वारा ओन्ड नहीं है तो क्या होगा? इफ नॉट ओन्ड बाय द मनीष भैया तो एक्चुअल अमाउंट पेड बाय ओनर, यानी इसने एक्चुअल अमाउंट कितना पे किया है एज ए रेंट और 15% ऑफ सैलरी। तो दोस्तों इसका ओन्ड नहीं है तो इसने रेंट पे लिया होगा फिर आपको दिया होगा। तो यहाँ पे चेक करो एक्चुअल अमाउंट और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर उसको क्या कर दो, टैक्सेबल कर दो। अकोमोडेशन इन होटल, होटल के अंदर अकोमोडेशन दिया है तो दोस्तों यहाँ पे क्या करो एक्चुअल अमाउंट और 24% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे दोस्तों वो क्या था, अनफर्निश्ड मकान थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फर्निश्ड, देखो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है लेकिन वहां पे फर्नीचर है। तो दोस्तों अभी जो हमने विदाउट फर्नीचर वाला कैलकुलेट किया है उसको स्टेप नंबर 1 मान लो और स्टेप नंबर 2 ऐड कर दो वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर किसका है? एम्प्लॉयर का है, यानी मनीष का है। तो फर्नीचर 10% ऑफ फर्नीचर टैक्सेबल प्रोक्यूजिट मान लिया जाएगा। 10% फर्नीचर टैक्सेबल प्रोक्यूजिट मान लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फर्नीचर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है तो रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया है वो ही टैक्सेबल प्रोक्यूजिट मान लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो ही टैक्सेबल प्रोक्यूजिट मान लिया जाएगा। सैलरी के केस के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों डिडक्शन सैलरी के केस के अंदर? सैलरी के केस के अंदर हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है? वो 50,000 मिलता है, यानी कि ग्रोस अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर। तो दोस्तों हमारे एग्जाम्पल में सैलरी कितना था? 5 लाख रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 रुपीज। टैक्सेबल सैलरी 4,50,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा। पहले तो दोस्तों एंटरटेनमेंट अलाउंस को पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दो, लेकिन बाद में इसका डिडक्शन ले लीजिए। पहले तो पूरा का पूरा सैलरी में ऐड कर दो। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा सैलरी में ऐड कर दो, फिर इसका पूरा का पूरा नहीं, कुछ एक पोर्शन डिडक्शन ले लो। तो एक्चुअल अमाउंट पहले पूरा ऐड किया, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव 10,000 रुपीज मिला था, एग्जाम्पल है।
एग्जेम्प्ट कितना होगा, एक्चुअल अमाउंट 10,000, मैक्सिमम अप टू 5,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे दोस्तों 20% ऑफ बेसिक सैलरी कितना है हमारा, 5 लाख रुपीज बेसिक सैलरी है, इसका 20% 1 लाख रुपीज में मिनिमम कितना है, यहाँ पे विच एवर इज लोअर 5,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, जहां पे सैलरी खत्म हो गया था। जी हाँ दोस्तों, सैलरी यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बचता है जो कि आपके पैम्पलेट में दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, एम्प्लॉय ने पे किया है। तो दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है, वो तो एम्प्लॉय की इनकम ही नहीं है, तो सैलरी हेड में आएगा ही नहीं। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है, तो दोस्तों वो तो इनकम ही नहीं है, तो सैलरी हेड में काउंट भी मत करो। लेकिन दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो दोस्तों पहले तो सैलरी में उसको इंक्लूड करो और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन ले लो बाद में। पहले सैलरी हेड में इंक्लूड करो, फिर डिडक्शन ले लो। और एम्प्लॉय ने पे किया है तो दोस्तों उसका कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों वहां पे सैलरी इनकम ही नहीं है और दोस्तों वो टैक्सेबल भी होगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सैलरी पूरा का पूरा रिवाइज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी यहाँ पे पूरा का पूरा रिवाइज हो गया है।